पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कल शुरू किए थे ना, आज का टॉपिक होगा ना। तो पब्लिक प्राइवेट दो मुद्दे हैं, ठीक है ना। इससे बहुत सारा प्रश्न आ रहा है आज के डेट पर, तो और ज्यादा आ रहा है क्योंकि आज हम लोग देखिए ध्यान, पब्लिक प्राइवेट मेरे सिलेबस में कह के नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यूपी पीसीएस आपको देना है, बिहार देना है, तो वहां तो इससे प्रश्न पूछा जाएगा। अब बहुत सिंपल बात है, अगर हम पब्लिक प्राइवेट नहीं जानेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे जानेंगे। पब्लिक प्राइवेट नहीं जानेंगे तो पब्लिक चॉइस स्कूल और एनपीएम कैसे जानेंगे, इंटरपेचुअल गवर्नेंस कैसे जानेंगे, कारपोरेट गवर्नेंस कैसे जानेंगे, ठीक है ना। गुड गवर्नेंस का अध्ययन कैसे करेंगे। इसलिए जितना भी नया चीजें आज आया है, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि समाजवाद के बाद हमारे देश में पूंजीवाद आया है। जब से आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आया है, इसका मतलब मुनाफा आधारित अर्थव्यवस्था जब से आ गई है, तब से नाम भले इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकांश लक्षण आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत उन्हीं प्रबंधन तकनीकी शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस प्रबंधन तकनीकी शैली का उपयोग कल तक प्राइवेट में करते थे। सही बात है ना। प्राइवेट का लक्षण आज पब्लिक में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर आज पब्लिक में प्राइवेट का लक्षण दिखाई दे रहा हो तो उसे हम लोग एनपीएम बोले थे। जब लोक प्रशासन के अंतर्गत निजी प्रशासन के प्रबंधन एवं तकनीकी शैली को अपना लिया जाता है तो उसे एनपीएम बोलते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोलती हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में लेटरल एंट्री है, कॉन्टेंट बेसिस पर लेटरल एंट्री का महत्व बढ़ा है। तो क्या लेटरल एंट्री एनपीएम का उदाहरण है कि नहीं है। तो इस रूप में ध्यान रखना है। तो पब्लिक प्राइवेट आज का मुद्दा है, इसको लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इस पर कल मैंने 5 मुद्दे आप लोगों के सामने रखा था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं हैं और 21वीं सदी में समानता का क्षेत्र कैसे बढ़ा है, इसको भी देखना है। फिर पब्लिक प्राइवेट में क्या क्या असमानताएं हैं, कुछ विचारक कहते हैं पब्लिक प्राइवेट दोनों अलग अलग हैं। फिर 21वीं सदी में असमानताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कल हम लोगों ने लिखाया था कि क्या कारण है कि लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अधिक दक्ष एवं कार्यकुशल है। इसका मतलब है कि दक्षता और कार्यकुशलता खास विशेषता प्राइवेट का है, पब्लिक का नहीं है। हालांकि आप लोग मेरी बात को खंडन कर सकते हैं कि आज लोक प्रशासन को भी दक्ष बनाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। आज लोक प्रशासन को भी दक्ष बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बात को हम लोग बोल सकते हैं एक शब्द में कि आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसी मात्रा में दक्षता है जिस मात्रा में दक्षता प्राइवेट सेक्टर में है। ये तो आप कभी नहीं बोल सकते हैं। बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती का महत्व पब्लिक में बढ़ा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज स्वायत्तता की मांग हुई है और स्वायत्तता दिया भी जा रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ठेका प्रथा दिखाई दे रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्वासी मार्केट, अर्ध बाजार दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सारे लक्षण प्राइवेट के हैं, तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये मात्रात्मक रूप से उसी मात्रा में दिखाई देंगे जिस मात्रा में ये लक्षण प्राइवेट में हैं? ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो कुछ विचारक पब्लिक प्राइवेट को एक मानते हैं, कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों में समानताएं हैं। लेकिन आपके मन में होना चाहिए, जो कि याद नहीं करना है कि फ्योल साहब मानते हैं कि उर्बिक मानते हैं। ये कंसेप्चुअल के आधार पर आप लोगों को तैयार रखना है कि वो कौन से विचारक होंगे जो पब्लिक प्राइवेट दोनों को एक कहते हैं। कहते हैं पब्लिक प्राइवेट में कोई असमानता नहीं, पब्लिक प्राइवेट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानताएं हैं। तो पहले हम लोग कंसेप्ट, पहले हेडिंग डाल लें आप लोग, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य समानताएं। ये हेडिंग है, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य समानताएं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य समानताएं, हेडिंग डालिए। अब चलें कंसेप्ट पर हम लोग आ जाएं। याद करने वाला तरीका ठीक नहीं है, कंसेप्ट याद रहेगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी तो कभी भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। जो विचारक, ध्यान रखिएगा, कुछ जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। आप लोगों को उस दिन मैंने कहा था
कुछ विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं और कुछ विचारक प्रशासन को कला मानते हैं। तो जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं वो विचारक कहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट के मध्य कोई असमानताएं नहीं है, पब्लिक प्राइवेट दोनों में समानताएं हैं। तो कौन से विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं? लूथर गुलिक मानते हैं, हेनरी फ्योल मानते हैं, एल उर्बिक मानते हैं, ये सभी विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक ही है। तो जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं और जिस विज्ञान को विज्ञान माना गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो याद होगा आप लोगों को फिजिक्स को विज्ञान माना गया है। लोक प्रशासन में जिस विज्ञान को विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त हो विज्ञान फिजिक्स है, और फिजिक्स एकमात्र ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। और निर्जीव की खास विशेषता है सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ। याद करो, सार्वभौमिक नियम यूनिवर्सल लॉ की बात करता है। इसका मतलब यूनिवर्सल लॉ की जब बात करते हैं तो चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हॉस्पिटल हो, सेना हो, चर्च हो, स्कूल हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, घर के अंदर हो, वो नियम हर जगह दिखाई देंगे। तो ऐसे नियम को हम लोग यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की है कि चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक काम करता है, तो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हायरार्की नहीं है कि चपरासी से लेकर मुकेश अंबानी तक काम करते हैं? तो क्या सेना में हायरार्की नहीं है? सेना में भी हायरार्की है कि एक आम सिपाही से लेकर जनरल तक काम करता है। तो क्या धार्मिक संगठनों में हायरार्की है कि नहीं है? वहां भी है कि एक नन से लेकर पोप तक काम करता है, एक सामान्य पुजारी से लेकर के शंकराचार्य तक हिंदू धर्म में काम करता है। इसका मतलब है कि धार्मिक संगठनों में भी हायरार्की है, प्राइवेट में भी हायरार्की है, पब्लिक में भी हायरार्की। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हायरार्की है कि नहीं है? एक आम कार्यकर्ता से लेकर पार्टी प्रेसिडेंट तक की हायरार्की दिखाई देती है। तो अगर हायरार्की पब्लिक में है, प्राइवेट में है, पॉलिटिकल पार्टी में है, तो क्या घर के अंदर हायरार्की है कि नहीं है? सबसे बड़ा वो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा है हायरार्की घर में। इसका मतलब हायरार्की इंडिविजुअल लाइफ में भी है, हायरार्की पॉलिटिकल पार्टी में भी है, हायरार्की धार्मिक संगठनों में भी है, हायरार्की सेना में भी है, हायरार्की पब्लिक सेक्टर में भी है, हायरार्की प्राइवेट में भी है। तो अगर हायरार्की हर जगह दिखाई देता है आपको, तो क्या हायरार्की को हम यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब हायरार्की पब्लिक में भी है, तो हायरार्की अगर प्राइवेट में भी है, तो हायरार्की के आधार पर पब्लिक बराबर प्राइवेट हो गया कि नहीं हो गया? एक बार बोल दे, मुझे समझ में आया कि नहीं आया? पद सोपान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की है, हायरार्की प्राइवेट में भी है। तो अगर हायरार्की पब्लिक में भी है, हायरार्की प्राइवेट में भी देखने को मिलता है, तो हायरार्की के आधार पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों को एक बोलेंगे ना। इसका तो हायरार्की यूनिवर्सल लॉ हो गया कि नहीं हो गया? हायरार्की सब जगह दिखाई दे रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी है, पब्लिक में, पॉलिटिकल पार्टी में भी, धार्मिक संगठनों में भी है, सेना में भी, हॉस्पिटल में भी है, घर के अंदर भी हायरार्की अपने दिखाई देता है, परिवार में, समाज में। जब हर जगह हायरार्की दिखाई देता है तो फिर हायरार्की को यूनिवर्सल लॉ बोलेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ होने के कारण प्रशासन विज्ञान है। तो जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं वो किसके कारण? बोलो, यूनिवर्सल लॉ होने के कारण। तो यूनिवर्सल लॉ होने के कारण अगर प्रशासन विज्ञान है, तो जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं वो सभी विचारक पब्लिक और प्राइवेट दोनों को एक मानते हैं। तो वो विचारक कौन है? हेनरी फ्योल साहब हैं, लूथर गुलिक हैं, एल उर्बिक हैं, कैथरबार्ग। ये विचारक ऐसे हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। जब विज्ञान की बात करते हैं तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स निर्जीव है, निर्जीव की खास विशेषता सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ होने के कारण प्रशासन अगर विज्ञान है, तो अगर प्रशासन विज्ञान है तो फिर पब्लिक प्राइवेट के मध्य अंतर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब एक उदाहरण समझिएगा। आप पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस जहां पोस्ट कार्ड मिलता है, अब आजकल तो जमाना नहीं है, प्रतिदिन आप एक पोस्ट कार्ड लीजिए पोस्ट ऑफिस से, पर डे एक पोस्ट कार्ड ले रहे हैं आप, और एक दिन पैसा नहीं होगा तो क्या आपको पोस्ट ऑफिस में उधार पोस्ट कार्ड मिलेगा? बोलेगा नहीं दूंगा। पर डे आप पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, लेकिन अगर एक दिन पैसा नहीं होगा तो कहेगा, को आप कहो कि उधार दे दीजिए, कल दे दूंगा, तो वो आपको नहीं देगा। लेकिन
किसी सब्जी वाले के यहाँ या किराना वाले के यहाँ या किसी के यहाँ दुकानदार के यहाँ आप पर डे सामान खरीदते हो, पर डे उसके यहाँ सब्जी खरीदते हो, तो याद करो जब पर डे हम लोग उसके दुकान में सामान खरीदते हैं तो हमारा कहते तक साहब आप पर डे का है, मंथली बंधा लो। आपको देखते हैं वो सब्जी वजन करके तौल करके रख देता है, मिर्चा प्याज लहसुन सबको डाल करके, धनिया पत्ती डाल करके। लेकिन एक दिन कोई सब्जी लेने जाएगा तो क्या उसके साथ वही बिहेव करेगा जो आपके साथ बिहेव करेगा? जल्दी बोलो, प्राइवेट में दो नागरिकों के बीच भेद किया गया कि नहीं किया गया? एक पर्सन पहले दिन सब्जी लेने गया, एक पर्सन पर डे सब्जी लेता है, सब्जी का दुकान वाला दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है कि नहीं करता है? और पोस्ट ऑफिस में आप पर डे पोस्ट कार्ड खरीद रहे हैं और एक पर्सन एक दिन पहली बार पोस्ट कार्ड खरीदने गया और आप पर डे खरीद रहे हैं और आपके पास अगर उस दिन पैसा नहीं तो उधार आपको नहीं देगा, इसका मतलब आपके साथ वो वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा एक दिन पोस्ट कार्ड खरीदने वाला आया है, आप पर डे खरीदते हैं। क्या वो दो नागरिकों के बीच भेद किया? इसका तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत यूनिवर्सल लॉ है, वो सभी को एक समान देखता है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है। जबकि प्राइवेट में दो नागरिकों के मध्य आपको भेद देखने को मिलता है कि एक पर डे का कस्टमर है, ग्राहक है, और एक एक दिन का ग्राहक है, दोनों के साथ समान बिहेव नहीं करता है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पर डे के ग्राहक हो और एक पर्सन पहला दिन ग्राहक बन के गया, दोनों के साथ वो समान बिहेव करता है। तो जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं वो सभी विचारक यूनिवर्सल लॉ की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ होने के कारण पब्लिक और प्राइवेट के मध्य अंतर को स्वीकार नहीं किया गया और ये सभी विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों एक ही है। जल्दी बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। एक उदाहरण मैंने दिया हूं हायरार्की का। हायरार्की पब्लिक में भी है, हायरार्की प्राइवेट में भी है, चर्च में भी है, सेना में भी है, हॉस्पिटल में भी है, घर के अंदर भी है, पॉलिटिकल पार्टी में भी है, हर जगह हायरार्की है। तो अगर हर जगह हायरार्की है तो हायरार्की पब्लिक और प्राइवेट दोनों में, तो हायरार्की के आधार पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों बराबर, फिर किस बात का अंतर है? फिर अंतर किस बात का है? इसका मतलब है कि दोनों जगह हायरार्की है। तो जो विचारक प्रशासन को क्या मानेंगे? विज्ञान, वो पब्लिक प्राइवेट एक मानते हैं। और जो विचारक प्रशासन को कला मानेंगे, कला मतलब सजीव, तो सजीव होगा तो इमोशन होगा और इमोशन होगा तो भेद करेगा, तो वहां यूनिवर्सल लॉ नहीं होगा। तो जो विचारक प्रशासन को कला मानते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, वो सभी विचारक कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट में अंतर है। और जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानता है वो सभी विचारक मानते हैं कि पब्लिक प्राइवेट दोनों एक है। कला वाले विचारक जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट में असमानता की बात करेंगे और विज्ञान वाले जो विचारक हैं वो पब्लिक प्राइवेट में समानता की बात करेंगे। तो जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानेंगे वो समानता की बात करेंगे। फ्योल साहब का मैंने नाम लिया। अब फ्योल साहब की डिफिनेशन यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, कैसे पूछ रहा है? फ्योल साहब का डिफिनेशन है, क्या अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है? हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं बल्कि केवल एक है, चाहे उसे लोक कहो या निजी कहो। ये फ्योल साहब की परिभाषा। कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, एक ही है, चाहे पब्लिक कहो या प्राइवेट कहो। इसका मतलब ये डिफिनेशन पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता की बात करता है, क्योंकि फ्योल साहब प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, यूनिवर्सल लॉ की बात करेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ होने के कारण पब्लिक प्राइवेट में समानता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में जी आ सर। रहा है? जी सर। लिखेंगे, समानता में लिखेंगे। जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, जैसे हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल, जैसे हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक, एल उर्बिक, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक,
एल उर्बिक, कीबोर्ड में लिखा हुआ हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, एल उर्बिक जैसे विचारकों का मानना है, जैसे विचारकों का मानना है, सर लास्ट वाला नाम रिपीट कर दीजिए, क्या था? हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, GULIC, लूथर गुलिक, एल उर्बिक, एल उर्बिक लिख लिए। यस सर। अब टेंशन नहीं लेना कि इनका नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं टीचर इसलिए लिखा दिया हूं। एल उर्बिक जैसे विचारकों का मानना है, जैसे विचारकों का मानना है कि प्रशासन के मूल तत्व समान होते हैं, प्रशासन के मूल तत्व समान होते हैं, चाहे वह लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन। प्रशासन के मूल तत्व समान होते हैं, चाहे वह लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन। अब आपसे कोई पूछे कि वो तत्व समान क्यों होंगे, तो बोले ये विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, तो विज्ञान का खास विशेषता यूनिवर्सल लॉ है, तो यूनिवर्सल लॉ होने के कारण प्रशासन को विज्ञान माना गया। इसलिए ये विचारक पब्लिक प्राइवेट के मध्य अंतर को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि जो नियम पब्लिक में है वही नियम तो प्राइवेट में लागू होता है ना। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रचार प्रसार होता है, तो क्या प्रचार प्रसार प्राइवेट में नहीं होता है? प्राइवेट भी प्रचार प्रसार करता है, पब्लिक भी प्रचार प्रसार करता है। अंतर इस बात का हो सकता है कि जिस मात्रा में प्रचार प्रसार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है, प्राइवेट सेक्टर में है, उस मात्रा में प्रचार प्रसार पब्लिक में नहीं हो सकता। यही अंतर हो सकता है ना। बाकी प्रचार प्रसार तो दोनों में होता है कि नहीं होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बजट बनता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेखा तैयार होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी कैग ऑडिट करता है। तो क्या प्राइवेट सेक्टर में बजट नहीं तैयार होता है? प्राइवेट सेक्टर का अकाउंट्स तैयार होता है कि नहीं? प्राइवेट सेक्टर का ऑडिट होता है कि नहीं? इसका मतलब कार्यालय के कार्य पद्धति और कार्यालय की तकनीकों में समानता है कि नहीं? दोनों में बजट तैयार होता है, दोनों में अकाउंट्स तैयार होता है, दोनों का ऑडिट होता है। अंतर इस बात का हो सकता है, अंतर हो सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बजट घाटे का होगा तो प्राइवेट का बजट लाभ का होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑडिट कैग करेगा तो प्राइवेट सेक्टर का ऑडिट सीए करेगा। यह अंतर हो सकता है, लेकिन कार्यालय की कार्य पद्धति की तकनीकों में समानता है कि नहीं? आज सूचना संचार क्रांति का युग है। इस सूचना संचार क्रांति का प्रभाव पब्लिक और प्राइवेट दोनों में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आज दोनों में सूचना संचार क्रांति का प्रभाव दिखाई दे रहा है ना, कि नहीं दिख रहा? दोनों सेक्टर में आईटी क्रांति का प्रभाव है कि नहीं है? क्योंकि संचार क्या है? संचार समन्वय को प्राप्त करने का एक माध्यम है। तो अगर संगठन के अंदर कम्युनिकेशन गैप होगा तो आप संगठन के अंदर तालमेल कैसे बनाएंगे? चाहे वो संगठन पब्लिक हो या प्राइवेट, दोनों में संगठन के अंदर तालमेल का होना आवश्यक है। और तालमेल को स्थापित करने के लिए माध्यम संचार है। तो आज के सूचना संचार क्रांति के युग में सूचना संचार क्रांति का प्रभाव पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? दे रहा ना। पब्लिक प्राइवेट दोनों में समानता है। किस बात की? कि इनपुट के बदले आउटपुट क्या मिला, लागत लाभ की बात दोनों करते हैं कि अगर मैंने आपको इनपुट दिया उसके बदले मुझे आउटपुट क्या मिला। अंतर इस बात का हो सकता है कि जिस मात्रा में आउटपुट एनालिसिस प्राइवेट सेक्टर में दिखाई देता है कि मुझे आउटपुट मिला कि नहीं मिला, उस मात्रा में आउटपुट एनालिसिस पब्लिक सेक्टर में नहीं दिखाई देता। बाकी समानता यह है कि दोनों ही क्षेत्रों में लागत लाभ की बात करते हैं। आज
एक और समानता आपको दिखाई दे रही है कि पब्लिक सेक्टर के अधिकारी, समान स्तर के अधिकारी प्राइवेट में जाते हैं कार्य करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर के अधिकारी पब्लिक सेक्टर में आते हैं। इसका तो पब्लिक और प्राइवेट के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है, ये पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है। आज लेटरल एंट्री के तहत जो डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर भर्ती हुआ है, ये अधिकारी इस प्राइवेट सेक्टर के हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर के जो अधिकारी हैं वो आज पब्लिक में आ रहे हैं। अब पब्लिक से अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद पुनः प्राइवेट सेक्टर में वापस जाएंगे ना, तो प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट में जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है लेटरल एंट्री के माध्यम से, क्या यह पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? जल्दी बोले, कर रहा ना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज एक हैदराबाद में है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना हैदराबाद में की गई, जहां लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अधिकारियों के लिए एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आप दिमाग लगाएं, अगर पब्लिक प्राइवेट के अधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण मिल रहा है हैदराबाद में, तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में जो पब्लिक प्राइवेट के एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, क्या ये दोनों के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है कि नहीं? अगर इन दोनों के मध्य असमानताएं होती तो फिर दोनों को प्रशिक्षण अलग अलग मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन अगर दोनों को प्रशिक्षण एक साथ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता की ओर इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आज हमारे यहां पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता बढ़ी है। मैं प्राइवेट टीचर हूं और आप में से हो सकता कोई पब्लिक टीचर हो, आपने मेरे यहां एडमिशन लिया है तो इसी आधार पर लिया हो कि मैं रिस्पांसिबिलिटी के साथ पढ़ाऊंगा। तो अगर पब्लिक सेक्टर में कोई टीचर काम कर रहा है तो क्या उसका उत्तरदायित्व नहीं कि उस रिस्पांसिबिलिटी के साथ क्लास को ऑर्गेनाइज करे? इसका मतलब किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस संगठन में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी कैसे हैं। इसका दोनों क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारियों को उत्तरदायित्व एक समान, मेरा भी रिस्पांसिबिलिटी है, पब्लिक सेक्टर के अधिकारी की भी रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन अंतर एक बात का है, ध्यान रखिएगा, आप जब पब्लिक सेक्टर के अधिकारी बनेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं। आप एक सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, तो अगर अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो आप पर कोर्ट मैंडमस रिट जारी कर सकता है। लेकिन प्राइवेट सरकारी राज्य की परिभाषा में नहीं आता। मैं प्राइवेट टीचर हूं इसलिए मेरे ऊपर मैंडमस रिट जारी नहीं होगा। लेकिन मैंडमस रिट तो जारी नहीं, मेरे पर कोई बाध्यकारी तो नहीं कर सकता। लेकिन मेरा व्यवसाय तभी चलेगा जब मैं पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ आपकी सेवा करूंगा। अगर मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी के साथ सेवा नहीं दूंगा आपको तो कल मेरा व्यवसाय खराब हो जाएगा। इसलिए पब्लिक सेक्टर से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी के साथ क्लास ऑर्गेनाइज करता प्राइवेट सेक्टर का टीचर। कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन चूंकि मेरा व्यवसाय है, मेरा लाइफ कैरियर है, मेरा कैरियर है, ये कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, तब उससे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी के साथ हम लोग काम करते हैं, जबकि हमारे यहां कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब दोनों में उत्तरदायित्व है समानता के नहीं। तो पब्लिक प्राइवेट के बीच कुछ समानताएं हैं, लेकिन अगर इतनी समानताएं लिखकर आप लोग आओगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा ना। नंबर प्राप्त करने के लिए आज आपको 21वीं सदी में क्या समानताएं आई है उसको आपको देखना तो पड़ेगा कि आज 21वीं सदी में पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानताएं कहां बढ़ती जा रही है। कंफर्म लिखा दूं इसको? जी सर। लिखा दिया जाए? यस सर। फिर लिखाते लिखाते कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना है हम लोगों को, ठीक है ना? इतना बढ़िया से पढ़ लो, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना? अभी मैं समानता में जो 21वीं सदी की समानता की बात करेंगे तो मैंने आप लोग कारपोरेट गवर्नेंस और आरटीआई दोनों पढ़ाया हूं। कल तक पब्लिक की रिस्पांसिबिलिटी थी पब्लिक के प्रति, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी थी पब्लिक के प्रति। तो पब्लिक सेक्टर को अकाउंटेबल बनाने के लिए अगर आरटीआई आया तो क्या आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जमाने में प्राइवेट को अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए कारपोरेट गवर्नेंस आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि अगर पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के प्रति है तो मैं प्राइवेट में काम करता हूं, प्राइवेट में काम करके भी आज हमारी कारपोरेट गवर्नेंस के माध्यम से पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई,
तो क्या 21वीं सदी में पब्लिक प्राइवेट में समानता बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जल्दी बोलो। सूचना का अधिकार वही कार्य करता है पब्लिक सेक्टर के लिए जो काम प्राइवेट सेक्टर के लिए कारपोरेट गवर्नेंस करता है। इसका कारपोरेट गवर्नेंस के माध्यम से प्राइवेट को पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी तय की गई, पब्लिक के प्रति प्राइवेट सेक्टर के कार्यों में ट्रांसपेरेंसी आया, तो पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सूचना का अधिकार आया है कि नहीं आया है। इसका मतलब कि जो काम पब्लिक के लिए आरटीआई करता है, क्या वही काम प्राइवेट के लिए कारपोरेट गवर्नेंस नहीं कर रहा है? इसका मतलब है कि आज पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता बढ़ गई ना, क्योंकि पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी ये लक्षण पब्लिक का था कि प्राइवेट का था? लक्षण किसका था? लक्षण तो पब्लिक का था। लेकिन आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जमाना आ गया, तो आज निजीकरण हो रहा है, अधिकांश कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। तो फिर ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर की भी जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। उस जवाबदेही को ही तय करने के लिए कारपोरेट गवर्नेंस आए ना। क्या ये दोनों के आने से पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब अगर आज का चीज लिख कर आओगे परीक्षा हाल में, तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जन कल्याण का काम पब्लिक का है कि प्राइवेट का? जल्दी बोलो। पब्लिक का ना। लेकिन अगर आज कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत कहा गया कि 3 वर्ष के नेट प्रॉफिट का 2% हिस्सा कारपोरेट घराने सोशल रिस्पांसिबिलिटी में खर्च करेंगे, तो क्या आज प्राइवेट में पब्लिक का लक्षण आया कि नहीं आया? अगर प्राइवेट में पब्लिक का लक्षण आया, तो इसका मतलब पब्लिक प्राइवेट के मध्य 21वीं सदी में समानताएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है ना। आकार को कम करना पब्लिक का विशेषता है कि प्राइवेट का आकार छोटा होता है प्राइवेट का। लेकिन आज पब्लिक सेक्टर में आकार कम हो रहा है ना। मंत्रिपरिषद का आकार तय कर दिया हम लोगों ने, निम्न सदन का 15%। राज्यों के संदर्भ में कहा गया कि निम्न सदन का 15%, कम से कम 12। इसका मतलब ये आकार तो कम किया ना। आज पब्लिक सेक्टर में ठेका प्रथा चल रहा है कि नहीं चल रहा? आज मैं कल का नितिन गडकरी का क्वेश्चन था, कोई नॉर्थ ईस्ट में असम में कोई पुल बनाना था, उस पुल का नाम तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने पुल बनाने के लिए, चूंकि चुनावी दौर था, चुनावी माहौल था, तो मैंने घोषणा कर दिया। लेकिन उसकी लागत जब दिल्ली में आकर पूछे तो पता चला 6,000 करोड़ रुपए उसकी लागत आएगी बनाने से। तो उन्होंने कहा कि फिर हमने तमाम से पूरे वर्ल्ड से जितने भी कारपोरेट घराने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ठेका लेती है, उनमें टेंडर जारी करा करके जो पुल का निर्माण, जो फ्लाईओवर पुल जो भी हो, जिसका लागत 6,000 करोड़ रुपए आना था, उसको 680 करोड़ रुपए में हमने पूरा कर दिया। जल्दी बोलो। ठेका प्रथा का उपयोग किया होगा। ठेका प्रथा जब करेंगे, लेकिन ठेका देंगे तो टेंडर जारी करेंगे, तो कई लोग टेंडर भरते हैं। जब कई लोग भरेंगे तो जो टेंडर भरते उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी। जो मुझे सस्ती कीमत पर गुणात्मक सेवाएं देगा, टेंडर उसी को देंगे ना। जी सर। तो जो कीमत 6,000 करोड़ रुपए होना था, वो कीमत अगर 680 करोड़ रुपए में बन गया, तो इसका निजीकरण के कारण ना। जी सर। यस सर। ठेका प्रथा किसका लक्षण है? प्राइवेट का। निजी। आज ठेका प्रथा का उपयोग हम पब्लिक में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। जी सर। कर रहे हैं ना। ठेका प्रथा का उपयोग पब्लिक में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है ना। यस सर। आज हम संगठन को मितव्ययी बना रहे हैं। संगठन मितव्ययी कब होगा? जब संगठन में कार्य करने वाला कर्मचारी दक्ष होगा। यस सर। दक्षता किसकी विशेषता? प्राइवेट की विशेषता है। तो मनुष्य की तुलना में मशीन अगर दक्ष होगा, तो आज हम पब्लिक सेक्टर में मशीन का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। जल्दी बोलो। अगर मशीन का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी लागत को कम कर दिया कि नहीं कर दिया? इवन कम कर दिया। आज नितिन गडकरी ये भी बोले हैं, अब बीच में नितिन गडकरी आज ये भी बोले हैं कि अगर हमारा बस चले तो हम सरिया, स्टील और सीमेंट और इसका काम ही खत्म कर दें। इसका मतलब अगर सरिया, सीमेंट का काम खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब उसकी लागत और कम हो जाएगी ना। इसका मतलब उसके पास कोई ऐसी तकनीक होगी
अगर हम तकनीक का इस्तेमाल कर लें तो उसकी लागत कम हो सकती है। तो इसका मतलब लागत कम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और टेक्निक ओरिएंटेड पब्लिक है कि प्राइवेट? प्राइवेट सर। तो इसका मतलब अगर आप तकनीक की बात कर रहे हैं पब्लिक में, तो पब्लिक में प्राइवेट का लक्षण आ गया कि नहीं आया? आ गया इसका सर। मतलब पब्लिक और प्राइवेट के मध्य नजदीकियां बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही ना। बट दूरियां घट रही है, नजदीकियां बढ़ रही है। इन सब चीजों का उपयोग करिए तो फिर देखिए कैसे नंबर मिलता, ताड़ाताड़ नंबर मिलेगा। लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल किताब तक ही सीमित हैं। और मैं तो साफ बोलता हूँ कि हमारा लोगों का टीचरों का कम्युनिटी का भी दुर्भाग्य है। वो टीचर भी किताब में ही कंप्यूटराइज करा देगा, टाइप करा देगा, कह देगा मेरे से बढ़िया नोट्स किसी का नहीं, और उसको खत्म कर देता। अरे एक ही किताब से टाइप करा दो, 14 किताब को उठाया, दो दो लाइन यहां से, दो लाइन वहां से, दो लाइन वहां से, कह दिया कि बहुत बढ़िया नोट्स होगा। सब माटी कर दिया। न फड़िया लायक रह गए, न अवस्थी महसरी लायक रह गए, न शर्मा सराना लायक, किसी लायक नहीं रह गए। हर टीचर का हर विचार, हर जो लेखक होता है उसका अपना अलग अलग थीम होगा, अलग अलग सेंस में लिखा होगा ना, वो अलग अलग सेंस के आधार पर उसका विश्लेषण किया होगा। और आप उठाकर सबको मिक्सअप कर दिए तो फिर जीरो ही तो नंबर आएगा ना। इसका मतलब है कि थोड़ा सा समीक्षात्मक भाषा, थोड़ा अपडेट। कल की बात मैंने अभी आज को आपको बताया। कल आप लोग संसद की कार्रवाई सुनते नहीं है, ठीक है ना? आप लोग यूट्यूब में क्या देखते हैं, कौन से टीचर कौन सा क्लास चल रहा है? अरे इनका देखो, कंसेप्ट हमसे लो। चैनल बहुत सारे आज राज्यसभा टेलीविजन से, इन सबको देखिए। आज इतना आधुनिकतम तकनीकों की देखते हैं नए नए सर। चीजों की बात हो रही है, और उसको पब्लिक में लिंक कर दो तो आप बढ़िया आंसर लिख दोगे तो 250 क्रॉस कर जाओगे ना यूपीएससी में। तो अगर अच्छा नंबर लाने के लिए थोड़ा अच्छा लिखना भी तो पड़ेगा, क्योंकि जटिल प्रतिस्पर्धा है ना आज हमारे यहां, कॉम्प्लिकेटेड है ना। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो 600 आईसीएस अधिकारी इंग्लैंड और पाकिस्तान चले गए, कुल 400 बचे। अब 400 आईसीएस अधिकारियों के द्वारा इतने बड़े देश का प्रशासन चलाना संभव नहीं था। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। हमारे यहां 1948 में स्पेशल रिक्रूटमेंट बोर्ड गठित हुआ। इस बोर्ड ने 250 वैकेंसी निकाला था, सॉरी 300 वैकेंसी निकाला था। स्पेशल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 300 वैकेंसी निकाला, जिसमें केवल 50 फॉर्म फिलअप हुए, 250 फॉर्म भी फिलअप नहीं हुए। इसका मतलब 300 वैकेंसी में 300 फॉर्म फिलअप नहीं हुए, केवल 50 फॉर्म फिलअप हुए। जल्दी बोलो, डिमांड 300 की थी और सप्लाई 50 होगी, तो कंपटीशन हल्का होगा ना। और आज 300 वैकेंसी निकलता है तो मिनिमम 9 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो आज प्रतिस्पर्धा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो क्वेश्चन का दायरा कम बढ़िया होगा, तो आंसर में गुणवत्तापूर्ण होगा। अगर आंसर गुणात्मक नहीं लिखेंगे तो नंबर कैसे मिलेगा? क्या लिखने से नंबर मिल जाएगा? सब्जेक्ट की गहराई नहीं होगा, सब्जेक्ट में आपका डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, तो कैसे आप लिख पाएंगे इसको? तो अच्छा नंबर पाने के लिए अच्छा लिखना भी पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा अपने आप को इन सब से जोड़िए। आए बात समझे, इन सब के थोड़ा जोड़िए। संसद वगैरह देखा करिए, कार्रवाई एक आध घंटे देखिए। थोड़ा सा यूट्यूब में देखो, जरूरी थोड़ी 11 बजे, किसी समय देखो। थोड़ा इन सब चीजों को देखते हैं बढ़िया बढ़िया सर। देखे, नया नया चीजें आप लोगों को आता है, ठीक है ना? मैंने जो कल आप लोग जैसे जैसे मैंने इंटरनेट की बात किया, अब इंटरनेट के संदर्भ में इंटरनेट मौलिक अधिकार तो दे दिया, ठीक है ना? अब इंटरनेट जब मौलिक अधिकार दे दिया प्रत्येक नागरिक के लिए, तो पुलिस के लिए चैलेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर विक्रम सिंह का बढ़िया डिबेट है, अच्छे अच्छे जो आईटी क्षेत्र के जानकार पत्रकार है उनके द्वारा डिबेट कराया गया, तो आपको नया नया पॉइंट मिले तो उसको नोट डाउन कर लो और बढ़िया अपने परीक्षा हॉल में प्रेजेंट कर दो, तो बढ़िया नंबर मिल सकते हैं ना। थोड़ा सा मेहनत यस करना सर। पड़ेगा। हम लोग थोड़ा आलसी हो गए, मेहनत थोड़ा करने का प्रयास कर, फिर देखो कैसे नंबर मिलता है। और लिंक तभी कर पाएंगे आप लोग जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बुनियाद इतना मजबूत कर लो कि कितने तल्ला मकान खड़ा कर दो, कोई टेंशन न रहे। जब बेस मेरा कमजोर रहेगा तो फिर मंजिल खड़ा करना बहुत कठिन काम है, और जब बेस मजबूत रहेगा तो मंजिल खड़ा करना बहुत आसान काम है। इसलिए बेस बहुत मजबूत रखें। चलिए लिखा जाए। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट,
पहला जो मैं समानता लिखाने जा रहा हूं, अभी ट्रेडिशनल पढ़ रहा हूं, पहला समानता कि दोनों में उत्तरदायित्व होता है, दोनों में उत्तरदायित्व समान है। मैं भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ा रहा हूं, और जब पब्लिक सेक्टर में आप काम करेंगे तो वहां भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही काम करना पड़ेगा। हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपना उदाहरण, जब मैं 2003 में पढ़ाना शुरू किया, उस समय करीब करीब मेरी एज 25-26 की रही होगी। हम लोग, लड़का मेरे यहाँ जो पढ़ने आता तो खुदे कई कोनो 33 का, कोनो 34 का लड़का पढ़ता था। कई बार हम हमारे स्टाफ से पूछते थे सर की एज क्या है, तो मैं एक बार जाके क्लास के अंदर ही बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेच्योरिटी का आधार एज नहीं है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी मेच्योरिटी का आधार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता है कि नहीं। अगर मैं आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ा रहा हूं, आपकी सारी जिम्मेदारी मैं लिया हूं, तो मैं परिपक्व पर्सन हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, चाहे मेरा एज कुछ भी हो। सोचो, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में परिपक्वता का आधार एज होता तो क्या 21 वर्ष के व्यक्ति को डीएम बनाकर भेजा जाता? 21 वर्ष आपकी एज है ना सिलेक्शन की, यूपीएससी की। तो अगर एज ही होता तो फिर डीएम बनता जिले का, तो 15 लाख 16 लाख के डिस्ट्रिक्ट का एक डीएम होता है। इसका 15 लाख की पॉपुलेशन का जिला होता है। इतने बड़े जिले को संभालना और 21 वर्ष की उम्र का व्यक्ति कैसे संभाल सकता है? इसका मतलब है कि एज की आवश्यकता हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं महत्व दिया गया है। एज को कोई महत्व, इमोशन और एज परिपक्वता का कोई आधार नहीं है। परिपक्वता का आधार है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई घटना घट गई, तो अगर परिणाम सकारात्मक है तो श्रेय आप ले रहे हैं, और कोई नकारात्मक परिणाम आ गया तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि नहीं लेंगे? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इसका मतलब आप में उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता ये नहीं है। आप अपरिपक्व आदमी हैं, आपको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आप में कम्युनिकेट करने की क्षमता नहीं है, आपको मोटिवेट करने की क्षमता नहीं है, आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप में प्लानिंग बनाने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप परिपक्व कैसे कहलाएंगे? परिपक्वता का आधार एज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्षमता है तो आप परिपक्व हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व आप लेना सीखिए, उत्तरदायित्व से भागे नहीं। क्यों? एमपी फॉलेट कहती हैं, कई लोग घर में कहते परेशान, हमारा कुछ नहीं चलता घर में। अरे आपका क्यों चलेगा? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो अथॉरिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी ना। आजकल मनुष्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है और अथॉरिटी चाहता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी होता है। तो एमपी फॉलेट लॉ ऑफ सिचुएशन में कहती हैं कि सत्ता का भीख क्यों मांगते हो? सत्ता तो प्रकृति में है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार कर लो ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार कर ले, अथॉरिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जल्दी बोलो, समझ में आया? आज हम कहते हैं कि राजनाथ सिंह भी कैबिनेट मंत्री है ना, अमित शाह भी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अमित शाह बीजेपी के लिए काम करते हैं, मंत्री होते हुए पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, इसके बावजूद भी क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री इनके यहां काम कर रहा है? जल्दी बोलो, कर रहा है कोई? नो सर। नहीं कर रहा ना। कल यूपी में शपथ ग्रहण है ना? जी सर। आज अमित शाह पहुंच गए ना लखनऊ? यस सर। कल तक रहेंगे ना? सर वापस चले गए। मान ली वापस चले, कल फिर आएंगे ना? यस सर। जी तो सर। राजनाथ सिंह तो लखनऊ से है सांसद ना। इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां लिए? इसका जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी मिलेगा ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अथॉरिटी ऑटोमेटिक, मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग किससे बचना चाहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कौन ले रिस्पॉन्सिबिलिटी? यार छोड़ो ना। आज हर व्यक्ति के मन में यही शब्द होता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अभी अदरवाइज मतलब मैं नाम नहीं बताऊंगा। अभी एक लड़का मेरे को फोन किया, सर मैं अपने घर में तैयारी कर रहा हूं, मेरा पॉलिटी पढ़ता है, लेकिन सर मैं किसी को गांव में नहीं बताया हूं कि मैं आईएएस की तैयारी कर। 4 लोग पूछते हैं। अब सोचो कि अगर जो 4 लोग मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अगर उसको आप पॉजिटिव सेंस में चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लें, तो क्या आपके लिए एक प्रकार का मोटिवेटिव फैक्टर है कि नहीं? है ना? इसका मतलब आप किससे बच रहे हैं जानते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि हमसे कोई पूछेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
इसलिए हम लोग छिपा के चलते कह रहे नहीं नहीं मैं दिल्ली में से रहता हूं, तैयारी नहीं करता हूं। इसका मतलब है कि क्यों छिपा रहे हैं? छिपा इसलिए रहे हैं ताकि हमसे कोई पूछे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं। मनुष्य आज सबसे ज्यादा अगर बचने का प्रयास करता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और हर मनुष्य चाहता कि मुझे अथॉरिटी मिले घर की। आप अथॉरिटी चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, बोलो अथॉरिटी नहीं मिलेगी। बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी होता है। इसलिए फॉलेट क्या बोलती है कि अथॉरिटी का भी क्यों मांगते हो? अथॉरिटी तो प्रकृति में है, बशर्ते आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार कर लो, ऑटोमेटिक आपकी अथॉरिटी आ जाएगी, मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। आप घर की सारी जिम्मेदारी लीजिए, घर में ऑटोमेटिक आप मालिक बन गए। क्या मालिक कहीं से पैदा होता क्या? हम कहते हैं, आप उदाहरण मत लीजिएगा। नरेंद्र मोदी 2014 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ना? कंफर्म का? यस सर। 2014 का जब चुनाव लड़ा गया तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित हो गए। जल्दी बोलो, रिस्क रहा होगा कि नहीं रहा होगा? पार्टी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह थे, लेकिन वो पर्सन गुजरात का चीफ मिनिस्टर था और उसके नेतृत्व में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, पूरा कैंपेनिंग किया, वो पूरा कैंपेन किया। सोचो, कल्पना करो कि अगर चुनाव हार गया होता तो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली जाती कि नहीं चली जाती? जाते सर। 100% ना? यस यस सर। सर। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ये तीसरी बार बने थे इलेक्टेड, बाकी 4 बार बने थे। तो ऐसे 3 बार मुख्यमंत्री तो रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान बन चुके थे ना? यस सर। बन चुके थे ना? जी सर। यस सर। क्या उन्होंने ऐसा इनिशिएट किया कि नहीं हम भी कर लेते हैं? नहीं किया ना। उन्होंने क्या कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ में बढ़िया लगता है, वो कहा मुझे मध्य प्रदेश में बढ़िया लगता है। इसका मतलब रिस्क लेना, इन्होंने रिस्क लिया कि अगर कल कुछ होगा तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दूंगा। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो फिर अथॉरिटी तो राजना, अथॉरिटी कौन तय कर? अथॉरिटी किसके पास होगी? नरेंद्र मोदी के पास अथॉरिटी होगी कि नहीं होगी? जी सर। तो उत्तर प्रदेश का प्रभारी किसको चुनाव प्रभारी बनाना, ये नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि पार्टी प्रेसिडेंट तय करेंगे? नरेंद्र मोदी। तो अमित शाह को तय किया, अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनेंगे, 73 सीट जिताकर दिखाया। जी सर। किसको स्टार प्रचारक बनाना, किसको कहां से चुनाव कैंपेनिंग करने के लिए भेजना, ये कौन तय करेगा? राजनाथ सिंह तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी तय करेंगे? नरेंद्र मोदी तय करेंगे ना, क्योंकि आप। इसका मतलब क्या था ये सब व्यवस्था? बोलो जल्दी बोलो। को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार कर लिया था, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, प्लस आएगा तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, अब माइनस आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अथॉरिटी ऑटोमेटिक आ गई थी कि नहीं आ गई थी? आ गई थी सर। 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर है। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अहमदाबाद से जाना है चुनाव प्रचार करने, फिर रात को अहमदाबाद वापस आना, फिर सवेरे अहमदाबाद से चलना है, क्योंकि मुख्यमंत्री होते हुए प्रचार कर रहे थे ना। इसका बाद आपको मुख्यमंत्री का भी काम भार संभालना है ना वहां। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिस पर्सन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार किया, रिस्क को स्वीकार किया था कि अगर हार गए तो ज्यादा क्या होगा, मुख्यमंत्री पद में जाएगा, स्वीकार करता हूं, तो वो पर्सन अथॉरिटी तो रखेगा ना पार्टी के अंदर, कि नहीं रखेगा? यस सर। तो इसका मतलब उत्तरदायित्व तो दोनों में है। पब्लिक में भी उत्तरदायित्व, प्राइवेट में उत्तरदायित्व। प्राइवेट में जाकर देखिए, कुछ लोग नौकरी किए वहीं से वहीं रह गए, और कुछ लोग रिलायंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर बन गए। जल्दी बोलो, दोनों में क्या अंतर आया? एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहे, बोला नौकरी कर रहा हूं, जो तनख्वाह मिल रहा है उसी से खाना पीना चलना, कोई दिक्कत क्यों? काहे बोझ ले बहुतेक का, क्यों बोझ ले बहुतेक का? ये बात बोला है उसने। एक पर्सन बर्डन लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गया। जल्दी बोलो, दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया? दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाह रहा था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार किया, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार किया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचा मेंबर में, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार नहीं किया वहीं से वहीं रहकर रिटायर हो गया। हाई ऐसा कि नहीं? इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप सबको बताइए कि मैं तैयारी करता था, कि 4 लोग पूछे। अब पूछने वाले को जो पूछता है उसको निगेटिव नहीं,
पॉजिटिव लो, उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करो। यही सर करता। और उसके बाद दिखाओ। देखिए पहला पॉइंट, किसी भी लेकिन संगठन, सर वो बातें बनाने लगते हैं। कौन बातें बनाने लगते हैं? जी नहीं, ये बातें पता चलती हैं। नहीं तो आपको क्या लेना देना, तो उसे उतना उतने तो उनकी बातों से उनके मन में क्या चल, हमसे क्या लेना देना है? जी सर। लिखिए पहला पॉइंट, किसी भी संगठन की सफलता काफी हद तक, किस पहला पॉइंट लिखेंगे समानता में, किसी भी संगठन की सफलता काफी हद तक, काफी हद तक, तो फिर से रिपीट कर किसी दीजिए। भी संगठन की सफलता काफी हद तक, काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि उस संगठन में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी कैसे हैं। क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि उस संगठन में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी कैसे हैं, उस संगठन में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी कैसे हैं। अर्थात अर्थात दोनों संगठनों में कार्य करने वाले, दोनों संगठनों में कार्य करने वाले, दोनों संगठनों में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के उत्तरदायित्व एक समान होते हैं। दोनों संगठनों में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के उत्तरदायित्व एक समान होते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व एक समान होते हैं। उत्तरदायित्व को अंडरलाइन कर लीजिएगा। दोनों में क्या समानता है कि दोनों के उत्तरदायित्व एक समान है। लेकिन आपको विश्लेषण करना हो तो क्या बोलेंगे, जिस मात्रा में रिस्पांसिबिलिटी पब्लिक में है उस मात्रा में प्राइवेट में नहीं है, सैद्धांतिक तौर पर कंफर्म हुआ। इस समीक्षा का पार्ट होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के कार्य पद्धति, कार्यालय की तकनीकों में समानता है ना समानता। दोनों में फाइल तैयार होता है, दोनों का बजट बनता है, दोनों का अकाउंट्स तैयार होता है, दोनों का ऑडिट होता है। ये दोनों में समानताएं है कि नहीं है, लिखेगा। दूसरा पॉइंट, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के, निजी प्रशासन के कार्य पद्धति एवं कार्यालय की तकनीकों में, कार्य पद्धति एवं कार्यालय की तकनीकों में, कार्यालय की तकनीकों में तकनीकों में समानताएं देखने को मिलती है, समानताएं देखने को मिलती है। कार्य पद्धति एवं कार्यालय की तकनीकों में समानताएं देखने को मिलती है, समानताएं देखने को मिलती है। जैसे जैसे फाइल तैयार करना, फाइल तैयार करना, बजट तैयार करना, बजट तैयार करना, काम लगाएंगे। लेखा एवं लेखा परीक्षण करना, लेखा एवं लेखा परीक्षण करना, फाइल तैयार करना, बजट तैयार करना, लेखा एवं लेखा परीक्षण करना इत्यादि। तीसरा पॉइंट, तीसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि दोनों में प्रचार प्रसार होता है, ये समानता है। आप कह सकते हैं कि ज्यादा प्रचार प्रसार प्राइवेट में ही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन समानता तो है प्रचार प्रसार की ना। लिखेगा, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में
दोनों में प्रचार प्रसार किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है लेकिन जिस मात्रा में प्रचार प्रसार जिस मात्रा में प्रचार प्रसार जिस मात्रा में प्रचार प्रसार निजी संगठनों में किया जाता है, निजी संगठनों में किया जाता है, उस मात्रा में प्रचार प्रसार उस मात्रा में प्रचार प्रसार लोक प्रशासन में देखने को नहीं मिलता। उस मात्रा में प्रचार प्रसार लोक प्रशासन में देखने को नहीं मिलता, लोक प्रशासन में देखने को नहीं मिलता। तीसरा समानता हो गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रचार प्रसार। पहले में आपने अंडरलाइन किया होगा उत्तरदायित्व, दूसरे में कार्यालय की कार्यपद्धति तकनीकों में समानता, ये अंडरलाइन किए होंगे, तीसरे में प्रचार प्रसार, चौथे में सूचना संचार क्रांति की बात कर रहा हूं। आज दोनों में सूचना संचार क्रांति का प्रभाव है, क्योंकि संचार समन्वय को प्राप्त करने का एक माध्यम है। चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में अगर संगठन के अंदर कार्यरत कर्मचारियों के बीच कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तो संगठन काम नहीं कर पाएगा। इसलिए तालमेल स्थापित करने के लिए संचार का होना आवश्यक है। इसका दोनों क्षेत्रों में, दोनों संगठनों में सूचना संचार क्रांति का प्रभाव जरूर दिखाई दिया। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। आज के सूचना संचार क्रांति के युग में, आज के सूचना संचार क्रांति के इस युग में, सूचना संचार क्रांति के इस युग में इन सूचनाओं का प्रभाव, इन सूचनाओं का प्रभाव लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों क्षेत्रों में दिखाई देता है, दोनों क्षेत्रों में दिखाई देता है, ताकि संगठन के अंदर, ताकि संगठन के अंदर, संगठन के अंदर समन्वय को प्राप्त किया जा सके, ताकि संगठन के अंदर समन्वय को प्राप्त किया जा सके, समन्वय को प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम लोग बोले कि दोनों ही संगठन में इनपुट आउटपुट की बात करते, जो आप लगा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उसके बदले आपको आउटपुट क्या मिला। अगर आप मेरा 2 घंटे क्लास करते हैं तो इसके आपने इनपुट दिया, तो इस इनपुट के बदले आपको आउटपुट क्या मिला, इसका विश्लेषण तो करना चाहिए ना। कंफर्म हुआ, लागत लाभ की बात होनी चाहिए ना। लेकिन जिस मात्रा में लागत लाभ की बात प्राइवेट में होता है, क्या उस मात्रा में पब्लिक में होता है? कभी नहीं होता है। सैद्धांतिक तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों ही बात करता है। तो लिखेंगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में, दोनों में दोनों में लागत लाभ पर विशेष बल दिया जाता है,
लागत लाभ पर विशेष बल दिया जाता है, लागत लाभ पर विशेष बल दिया जाता है ताकि संगठन को मितव्ययी बनाया जा सके, संगठन को मितव्ययी बनाया जा सके, संगठन को मितव्ययी बनाया जा सके। अब ये विश्लेषण का विषय है, चाहे तो विश्लेषण कर सकते हैं आप कि जिस मात्रा में लागत लाभ की बात प्राइवेट में देखने को मिलता है, उस मात्रा में आउटपुट एनालिसिस की बात पब्लिक में देखने को नहीं मिलता। अगर मैंने पैसा निवेश किया है इस जगह पर, तो जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसके बदले मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये पहला क्वेश्चन प्राइवेट का होता कि मुझे मिलेगा क्या। सरकार चूंकि जन कल्याण के लिए काम करती है, इसे जब पैसा खर्च करती है तो इस बात को नहीं देखती कि मुझे क्या मिलेगा, उसका मूल उद्देश्य है कि जन कल्याण का काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन प्राइवेट हमेशा, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, पैसे का निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो उस एवज में आपको क्या मिलेगा, यह पहला क्वेश्चन आपका होता है प्राइवेट में। इसका मतलब जिस मात्रा में आउटपुट एनालिसिस की बात प्राइवेट सेक्टर में होता है, उस मात्रा में आउटपुट एनालिसिस की बात प्राइवेट सेक्टर में नहीं, पब्लिक सेक्टर में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कहा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों का परस्पर अदला बदली किया जाता है। मतलब पब्लिक से प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट से पब्लिक में आना है। ये चूंकि फर्स्ट पेपर है तो कोई आवश्यक नहीं कि आपको भारत में भी दिखाई दे, ये वैश्विक स्तर के क्लास है फर्स्ट पेपर में। इसका मतलब है जहां पद वर्गीकरण होता है अमेरिका में, वहां पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक के बीच अदला बदली होता है। तो लोक प्रशासन से निजी प्रशासन में जाना और समान कार्यकाल समाप्त करने के बाद प्राइवेट पब्लिक से फिर प्राइवेट में आना, ये जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता को प्रदर्शित करती है। आज आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण लेटरल एंट्री का है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला अधिकारी जो मिनिमम शैक्षणिक जो योग्यता बताया गया है, 40 वर्ष की एज हो, 15 वर्ष का जॉब एक्सपीरियंस हो, संबंधित क्षेत्र में करता हूं, वो 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पब्लिक सेक्टर में काम करेगा और अपना अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के बाद फिर कारपोरेट घरानों में प्राइवेट सेक्टर में वापस जाएगा। तो प्राइवेट से पब्लिक में गया, फिर पब्लिक से प्राइवेट में जाएगा, तो ये समानता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आज जल्दी बोलो, लेटरल एंट्री पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता को प्रदर्शित कर रहा कि नहीं कर रहा? बोलो जल्दी। कर रहा है सर। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अधिकारियों का परस्पर आदान प्रदान किया जाना, परस्पर आदान प्रदान किया जाना, सर अधिकारियों का परस्पर आदान प्रदान किया जाना, परस्पर आदान प्रदान किया जाना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए शुरू से। हाँ, 6 लोक नंबर प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अधिकारियों का, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अधिकारियों का परस्पर आदान प्रदान किया जाना, परस्पर आदान प्रदान किया जाना, आदान प्रदान किया जाना दोनों के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है, दोनों के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है, समानता को प्रदर्शित करता है। आज 24 मार्च है ना, आज एक पेपर में निकला है, मैं कटिंग रख लिया हूं, भेज भी दूंगा आप लोगों को। यह लिखा है कि आईएएस अफसरों की सीधी भर्ती के लिए समिति गठित की जाएगी।
ये कार्मिक शिकायत पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के जवाब में जवाब दिया है कि 2022 से लेकर 2030 तक भर्ती की जाएगी और ये सीधी भर्ती की जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। कंफर्म हुआ। नए आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक संख्या 180 बताया गया है। प्रतिवर्ष नए आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति 180 लोगों की नियुक्ति होगी प्रतिवर्ष, और ऐसी नियुक्तियां 2022 से लेकर 2030 तक होगा। इसका मतलब कितने वर्ष हो गया? 9 वर्ष हो गया। कंफर्म हुआ। 9 वर्ष ऐसी नियुक्तियां होना है। इसका मतलब लगभग 1600-1700 अधिकारियों की भर्ती ऐसी होनी है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यूपीएससी में भी वैकेंसी निकलेगा, उससे भी होगा। अभी हमारे यहां उनकी संख्या 2020 तक उनकी संख्या बढ़ाकर 150 से 200 की गई है, ठीक है ना। लेकिन ये भर्ती प्रतिवर्ष आईएएस अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाकर 180 कर देगा प्रतिवर्ष। अब जल्दी बोलो, इससे भर्ती होगी, ये कहां से आएगा? सीधी भर्ती होगा। कंफर्म हुआ? जल्दी बोलो। सीधी भर्ती जब होगा तो कहां से होगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका मतलब कोई जरूरी थोड़ा, इसके माध्यम से भी जाएगा, अन्य माध्यमों से भी जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि संख्या कम है। दूसरी बात, इसमें यह भी निकला है कि जैसे मैंने आप लोग कैडर की बात कर रहे थे, कैडर नियम में बदलाव करने के लिए भी इन्होंने कल जवाब दिया है। आप लोग मैंने बताया ही था। कभी हमारे यहां मान लीजिए कि आपको कैडर मिला तमिलनाडु कैडर आपको मिला, तो वहां आप जब काम करते तो काम के बदले वो वेतन देता है। तो उस राज्य का नियंत्रण है कि आपको नई दिल्ली भेजेगा कि नहीं भेजेगा, कितने वर्ष के लिए भेजेगा, सब सिस्टम होता है। अब ये कैडर में चेंज कर रहे हैं कि राज्य कभी उनको चाहता ही नहीं कि आप नई दिल्ली जाएं। तो नई दिल्ली में आने वाले अधिकारियों के अवसर सीमित हो गए, अधिकार सीमित होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो समस्या आएगी। तो अब ये कह रहा है कि हम जहां चाहेंगे वहां भेजेंगे और जब चाहेंगे तब बुलाएंगे। कैडर चेंज करने की बात हो रहा है। इसका मतलब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की डिमांड है, ठीक है ना। जैसे लिखो उदाहरण, जैसे लेटरल एंट्री, इसका उदाहरण लिखेगा जैसे लेटरल एंट्री, जैसे लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री। ये मैं कटिंग भेज दूंगा आप लोगों के मोबाइल में, ठीक है ना। सब लोगों का नंबर तो मेरे पास है, ठीक है ना। जैसे लेटरल एंट्री भेज देंगे आप लोगों को, निश्चिंत, क्लास के बाद भेज देंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है लेटरल एंट्री, लिखिए ना। यस सर। हाँ, जल्दी बोलो। लेटरल एंट्री किसका उदाहरण है? जल्दी बोलो। पब्लिक प्राइवेट में समानता का समानता, समानता के उदाहरण। समानता। समानता, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है, ठीक है ना। ये ब्रिटेन में एक कॉलेज है, उसके आदर्श पर भारत में गठित हुआ है। ब्रिटेन का हेलेनिक कॉलेज ब्रिटेन में है, लंदन में। उसके आदर्श पर हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद बनाया गया। इस कॉलेज में, इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर के अधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण देता है। जल्दी बोलो, अगर पब्लिक प्राइवेट के अधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण देंगे तो क्या शो करेगा? समानता की असमानता? समान मानकर के अधिकारी एक साथ प्रशिक्षण दे रहे हैं कि असमान मानकर? समानता मानते होंगे कि दोनों समान तभी ना। मानते। असमानता मानते तो अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग प्रशिक्षण देते, एक साथ क्यों देते? Yes, लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद के द्वारा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के अधिकारियों हेतु, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के अधिकारियों हेतु एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के अधिकारियों हेतु एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जो कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अधिकारियों हेतु एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जो कि दोनों के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है, जो कि दोनों के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है।
दोनों के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है। अब थोड़ा समझे, मैंने उस दिन आप लोगों को सर कॉलेज का नाम फिर से बोल दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज सर दोनों के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने उस दिन लिख लिया उपक्रम की बात करे थे। मैंने कहा जैसे मान लीजिए आप बैंक ऑफ इंडिया गए, बैंक ऑफ इंडिया, नीचे क्या लिखा रहता है? भारत सरकार का उपक्रम, भारत सरकार का उपक्रम लिखा रहेगा, यही लिखा रहता है ना। बैंक ऑफ इंडिया, नीचे लिखा होगा भारत सरकार का उपक्रम। ऐसा लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? यस सर। देखे है ना। इसका मतलब यहां एक तो भारत सरकार लिखा है और दूसरा शब्द उपक्रम लिखा हुआ है। तो पहले इसको समझना है। कहीं भी आप लोग जाते, बीमा LIC जाते हैं तो उसके नीचे लिखा होगा भारत सरकार का उपक्रम। रेलवे में जाते हैं तो लिखा होगा भारत सरकार का उपक्रम। IRCTC, कभी कभी कप में रेलवे स्टेशन में या रेल ट्रेन में जब चाय पीते हैं तो IRCTC का कप मिलता होगा, उसके नीचे लिखा होगा भारत सरकार का उपक्रम। ये सब चीज गौर किया करें आप लोग, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि सबसे जीवंत विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी तो आप लोग जिंदा मुर्दा पढ़ते हैं, आत्मा परमात्मा पढ़ते, कोई देखने गया क्या आत्मा परमात्मा को? ये एक जीवंत विषय है। जीवित चीजों को हम लोग अध्ययन करते हैं, दिन प्रतिदिन की चीजें, रोजमर्रा की चीजें आपको दिखाई देता है। इसको अपने जीवन से जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। हर चीज में आपको पब्लिक एड दिखाई देगा। मैंने कहा चाय के कप में भी IRCTC का, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, भारत सरकार का उपक्रम लिखा होगा। अब अगर इसको थोड़ा देखें तो हमने कहा कि उपक्रम शब्द लिखा है, उपक्रम शब्द अंडरटेकिंग। उपक्रम का संबंध व्यवसाय एवं वाणिज्य से है। जल्दी बोलो, उपक्रम का संबंध किससे है? व्यवसाय एवं वाणिज्य से। तो अगर उपक्रम का संबंध व्यवसाय एवं वाणिज्य से है, अब व्यवसाय एवं वाणिज्य शब्द प्राइवेट सेक्टर का है, निजी क्षेत्र का है, तो जहां उपक्रम लिखा होगा उसका कार्य क्या है? व्यवसाय एवं वाणिज्य है। और अगर व्यवसाय एवं वाणिज्य संस्था होगा तो उसका नेचर जो होगा वो निजी क्षेत्र का होगा। तो निजी प्रशासन की दो विशेषताएं उसमें होगी, एक स्वायत्तता होगा, स्वायत्तता, और दूसरा लचीलापन होगा, लचीलापन। यह प्राइवेट की विशेषता होगी। और उसके पहले क्या लिखा है? भारत सरकार। भारत सरकार भी तो लिखा है ना, लिखा कि नहीं लिखा? भारत सरकार। तो भारत सरकार है तो इसका मतलब ये पब्लिक होगा, सरकारी होगा, पब्लिक सेक्टर का होगा। तो अगर पब्लिक सेक्टर का होगा तो इसकी दो विशेषताएं होगी। एक को हम लोग कहेंगे पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी, लोक उत्तरदायित्व, लोक उत्तरदायित्व, और दूसरा आएगा जन नियंत्रण, लोक नियंत्रण, लोक उत्तरदायित्व एवं लोक नियंत्रण। अब इधर देखिएगा, मैंने कहा कि ये बैंक ऑफ इंडिया आप गए, अब बैंक ऑफ इंडिया में आपको दो चीजें दिखाई दे रहा है। भारत सरकार का उपक्रम दिख रहा है, डायग्राम ना। भारत सरकार लिखा है तो पब्लिक सेक्टर होगा, ये बैंक पब्लिक है, सरकारी है। पर सरकारी बैंक है तो पब्लिक की दो विशेषता इसमें दिखाई देगा कि पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी एंड पब्लिक कंट्रोल होगा। लेकिन उपक्रम है, उपक्रम का संबंध व्यवसाय वाणिज्य से है, और व्यवसाय वाणिज्यिक शब्द प्राइवेट का, तो प्राइवेट की दो विशेषताएं होगी, स्वायत्तता और लचीलापन। तो क्या बैंक ऑफ इंडिया, जो ये बैंक ऑफ इंडिया है, ये पब्लिक और प्राइवेट के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी बोलो। कर रहा है देख लो ठीक सर। से। वो लोक उत्तरदायित्व के बाद क्या लिखे थे? लोक जन नियंत्रण, मैं भी लिखा दूं, पहले तुम लोग पहले लिखो, पहले समझो। पहले बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम लिखा था। भारत सरकार तो सरकारी है, तो सरकारी होगा तो इसमें नियंत्रण किसका होगा? पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी होगा, पब्लिक कंट्रोल होगा। और उपक्रम है तो व्यवसाय में वाणिज्यिक कार्य करेगा, तो व्यवसाय में वाणिज्य शब्द प्राइवेट का है, तो प्राइवेट की दो विशेषता होगी, उसमें स्वायत्तता होगा, लचीलापन होगा। तो पब्लिक के लक्षण ये है, प्राइवेट के लक्षण ये है। बैंक ऑफ इंडिया में पब्लिक प्राइवेट दोनों के लक्षण है कि नहीं है? है सर। तो अगर पब्लिक प्राइवेट दोनों के लक्षण, तो बोलो पब्लिक प्राइवेट पे समानता है कि नहीं है? है सर। है ना? जल्दी बोलो। बैंक जितने भी आपको
भारत सरकार के जितने भी वाणिज्यिक संस्था होंगे, भारत सरकार के जितने भी व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान होंगे, उस सभी व्यवसायिक वाणिज्यिक संस्थान भारत सरकार के पब्लिक और प्राइवेट के बीच मध्यस्थ का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर क्यों? रहा है सर। क्योंकि उसमें पब्लिक की विशेषता है और उसमें प्राइवेट की विशेषता, दोनों विशेषताएं एक साथ दिखाई दे रहा। इसका पब्लिक प्राइवेट के मध्य समानता है। यस सर। कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो, कोई कंफ्यूजन? नो सर। लिखा दूं? यस सर। लिखेंगे। तो आज से बैंक जाओगे, कोई सरकारी बैंक, तो समझ जाओगे नहीं पब्लिक प्राइवेट दोनों है। यस सर, आज तो बहुत अच्छे से समझ गए। बैंक कैसा है? बोलो सरकारी है। काम क्या है? बोलो व्यवसायिक है। व्यवसाय। सरकारी है तो लक्षण सरकार का होगा, व्यवसायिक है तो लक्षण प्राइवेट का होगा। तो प्राइवेट का लक्षण स्वायत्तता और लचीलापन होगा, पब्लिक का लक्षण पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक कंट्रोल होगा। दोनों की विशेषताएं एक साथ चल रहा, इसे हम लोग कहते हैं पब्लिक प्राइवेट में समानता आ गई। तो इसका मतलब जितने भी सरकारी बैंक हैं, LIC हो गया, GIC हो गया, बैंक हो गए, ये सब किसके उदाहरण हैं? बोलो पब्लिक प्राइवेट समानता के हैं। तो सरकार के जितने भी व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जितने भी हैं, एक ऐसा तो बोल दो, वो सभी व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भारत सरकार, राज्य सरकार के पब्लिक और प्राइवेट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। हो गया कंफर्म? लिखेगा। सरकार द्वारा अपने बाद में डायग्राम बना लीजिएगा। सरकार द्वारा अपने व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए, सरकार द्वारा अपने व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए लोक निगम की स्थापना की गई। लोक निगम की स्थापना की गई, पब्लिक कारपोरेशन लिखेगा। लोक निगम की स्थापना की गई, लोक निगम की स्थापना की गई, जो कि यह लोक निगम पब्लिक कारपोरेशन लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है, समानता को प्रदर्शित करता है, समानता को प्रदर्शित करता है कि जहां लोक प्रशासन की विशेषता के रूप में, लोक प्रशासन की विशेषता के रूप में, लोक प्रशासन की विशेषता के रूप में लोक उत्तरदायित्व एवं जन नियंत्रण दिखाई देता है। लोक प्रशासन की विशेषता के रूप में लोक उत्तरदायित्व एवं जन नियंत्रण, लोक उत्तरदायित्व एवं जन नियंत्रण, अंग्रेजी में बोलें पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक कंट्रोल। वहीं निजी प्रशासन की विशेषता के रूप में, निजी प्रशासन की विशेषता के रूप में, निजी प्रशासन की विशेषता के रूप में स्वायत्तता एवं लचीलापन देखने को मिलता है। निजी प्रशासन की विशेषता के रूप में स्वायत्तता एवं लचीलापन देखने को मिलता है, स्वायत्तता एवं लचीलापन देखने को मिलता है। स्वायत्तता